नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गोदान के एक अलग पहलू के बारे में कि क्या गोदान एक त्रासदी है और यदि त्रासदी है तो किसकी त्रासदी है और त्रासदी किसे कहा जाता है। साहित्य में जब हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसमें त्रासदी या ट्रेजेडी किसे कहते हैं। वस्तुतः त्रासदी या ट्रेजेडी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, पश्चिमी परंपरा में इसे माना गया है। पश्चिमी परंपरा में दुखांत नाटक शेक्सपियर लिखा करते थे। पहले से ही परंपरा ऐसी रही है कि जिस नाटक के अंत में जिस रचना को पढ़ते समय अंत में आपको दुख का अनुभव हो, कष्ट का, शोक का अनुभव हो, है ना। पाठक के मन में दुखात्मक भाव जैसे कि करुणा, त्रास इत्यादि जैसे भाव जो है वो चरम अवस्था तक पहुंच जाए, इस तरह के भाव पढ़ते समय रचना के को आए मन में, तो उसे एक तरीके से उसमें उसे त्रासदी माना जाता था, उसमें ट्रेजेडी माना जाता था उस रचना को। तो जैसा कि हमने नाटक में भी पढ़ा था कि सुखांत, दुखांत और एक प्रसाद जी ने प्रसादांत शुरू किया था। तो यहाँ पे जब गोदान हम पढ़ते हैं तो गोदान में जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये लगता है कि चूँकि नाटक, ये उपन्यास के अंत में जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है कि होड़ी एक नायक है और होड़ी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो उस समय हमारे मन में क्या भाव चलता है कि यह व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहा और असफल हो गया और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक दुख का भाव, एक क्षोभ का भाव आता है अंदर में। तो यही भाव त्रासदी का भाव है। तो गोदान किसकी त्रासदी है ये डिस्कस हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि त्रासदी होता क्या है, ट्रेजेडी होता क्या है, इसके क्या नियम है, कैसे पहचानें किसी भी रचना में इन चीज़ों को। तो अरस्तु, हीगल, यटकिंस, शेक्सपियर, मिस्टर बुचर, जॉर्ज लुकास, कुछ ऐसे पश्चिमी विचारक हुए हैं जिन्होंने कि त्रासदी की पहचान के लिए कुछ नियम बताए कि ये चीज़ें हों तो ये त्रासदी इसमें कही जाएगी। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि नायक की अंत में मृत्यु हो। जो रचना आप पढ़ रहे हैं उसका जो नायक है अंत में उसकी मृत्यु हो, ये जरूरी है। अरस्तु थोड़े से भिन्न थे, उन्होंने कहा कि मृत्यु हो तो त्रासदी कहलाएगी ही, लेकिन यदि मृत्यु नहीं हो और एक उस तरह का भाव मन में उत्पन्न भी हो जाए, त्रासदी का भाव मन में उत्पन्न भी हो जाए, तो इसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इसको ये कब हो सकता है, ऐसा कब पॉसिबल है इस तरह का भाव आना का। नायक जब मृत्यु होगी तो इस तरह का भाव कब आ सकता है, यदि नायक अच्छे गुणों वाला हो, है ना, और उसको देखने के बाद उसको पढ़ते समय हमारे मन में एक सहानुभूति उसके लिए प्रकट हो और बाद में उसकी पराजय हो। तीन चीज़ें होनी चाहिए कि नायक अच्छे गुण वाला है, तभी उसके लिए एक सहानुभूति आएगी, और जब सहानुभूति आएगी और फिर उसका हम संघर्ष देखेंगे और बाद में देखेंगे कि उनकी मृत्यु हो जाती है और संघर्ष करते करते जीवन भर बेचारा हारते रहा है, तो फिर एक दुख का भाव मन में, एक त्रासदी का भाव मन में उत्पन्न होता है। तो जरूरी है कि नायक अच्छे गुण वाला होना ही चाहिए। हीगल थोड़ा सा भिन्न रखता है विचार। उनका ये कहना है कि नायक का जो भी गुण है उससे ज़्यादा उसका संघर्ष महत्व रखता है, कि संघर्ष को हमें ज़्यादा महत्व रखना चाहिए। यदि संघर्ष है तो वो उसके और अंत में मृत्यु होती है संघर्ष करते करते, तो उसको भी त्रासदी माना जाएगा। तो संघर्ष को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। बाकी मृत्यु का कारण भी होना चाहिए कि क्या कारण हो तब त्रासदी माना जाएगा। तो कारण जो है वो हैमर्सिया कहलाता है, यानी अति नैतिकता की वजह से भूल, कि बहुत अत्यधिक नैतिकता की वजह से हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये मृत्यु का कारण होना चाहिए, तभी एक आपके मन में भाव उस तरह का उत्पन्न होगा। और अंतिम प्रभाव विरेचन मूलक होना चाहिए। विरेचन मूलक थोड़ा सा शब्द इस तरीके का है, लेकिन इस शब्द का अर्थ होता है करुणा व दुख से द्रवीभूत हो जाना, यानी कि आप दुख के चरमावस्था में पहुंच जाते हैं, एक उस तरीके का फील आप अंदर में, एक भाव आपके अंदर में जगने लगता है। तो ये विरेचन मूलक अवस्था कहलाती है। तो गोदान जब हम पढ़ते हैं तो गोदान में ये सभी तरह के भाव हमें दिखाई देता है, हर तरह के भाव विद्यमान है। और जब हम पढ़ते हैं शुरू से लास्ट तक तो पाते हैं कि होड़ी जीवन भर संघर्ष करता है और अंत में असफल मृत्यु उनकी होती है। उनकी जो इच्छा होती है, उनकी जो एक विचार, उनकी जो सोच होती है, जो पाना चाहता है जीवन में, उसे पाए बगैर वो प्रस्थान कर जाता है। तो अंत में इनकी मृत्यु होती है। तो त्रासदी
के लिए जरूरी है मृत्यु होना यदि, तो गोदान में होरी की मृत्यु हो जाती है। अब होरी के व्यक्तित्व पे यदि हम आते हैं तो क्या यह किस तरह के गुण वाला है, क्या अच्छे गुण वाला है, क्या इनसे सहानुभूति पैदा होती है या इनकी पराजय से दुख होता है? तो बिल्कुल होता है। जब हम गोदान पढ़ते हैं तो पाते हैं कि होरी एक भद्र नायक है, वह कुलीन परिवार का नहीं है। और मध्यकाल के जो नायक हुआ करते थे उदात्त नायक, यानी कि ऐसे नायक जिनकी कभी हार नहीं होती थी, या जो कि बड़े जैसे रामचंद्र जी रामचरितमानस में रहे, या कैसे बहुत सारे नायक रहे, तो इस तरह के उदात्त या अच्छे कुल के नहीं है। एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति है, बहुत ही बेहद सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वह भद्र है, नैतिक है, नैतिक आचरण वाला व्यक्ति है, जो जीवन भर धर्म बिरादरी मर्यादा निभाता है और अपना जीवन जीता है, संघर्ष करता है। उनके जीवन को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई सारे ऐसे डिसीजन उनके, कई सारे उनके ऐसे निर्णय रहे जिन निर्णयों की वजह से उनका चरित्र नैतिक चरित्र बनता है। जैसे दुनिया को घर में रख लिया, हीरा को माफ़ कर दिया। तो इस तरह की स्थिति में हम पाते हैं कि वो उन्होंने अपना नैतिकता या नैतिक चरित्र का परिचय दिया। होरी के जीवन की लालसा ही या स्वप्न ही होता है वो गाय पाले, गाय रखे, लेकिन गाय नहीं खरीद पाता है और उसके साथ ही गाय नहीं रख पाता है और गाय की लालसा लिए चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो अनैतिक नहीं होता है इसकी वजह से कि अनैतिक तरीके से चोरी कर लिए, किसी का छीन लिए, इस तरह के की चीज़ें वो नहीं अपनाता है। वो अपने मेहनत से और एक सही रास्ते पर हर एक चीज़ को, हर एक कर्तव्य को निभाते हुए वो अपनी लालसा को भी पूरा करना चाहता है, सही तरीके से करना चाहता है। तो होरी की हार का क्या कारण है? होरी की हार का कारण क्या अति नैतिकतावादी है? क्या होरी जो हारा, होरी की जो पराजय हुई, क्या वो उनकी अति नैतिकता थी? दुनिया को घर ले आए, रख लिया, उसके बाद से उनकी स्थिति खराब होती चली गई और ख़राब होती चली गई। तो क्या अति नैतिकता को उनकी हार का कारण कहा जाए? कुछ आलोचकों ने ये कहा कि समझौतावादी चरित्र होरी का उनकी हार की वजह रही। जगह जगह चाहे धर्म हो, बिरादरी हो, जो भी चीज़ें हो, हर जगह वो समझौता करने पे उतर जाता है। वस्तुतः जब गोदान रचा गया, गोदान लिखा गया, उस समय की या आज भी ज़्यादातर हम पाते हैं कि हम में से लोग समझौतावादी ही अधिकतर है। गोदान में होरी का चरित्र एक पार्टिकुलर अलग चरित्र नहीं है, वो एक सामान्य जनजीवन, सामान्य मनुष्य का एक चरित्र है जो समझौतावादी होता है। बाकी अंत में प्रभाव की बात यदि हम करते हैं तो प्रभाव पूरी तरह से विवेचन मूलक प्रभाव है। विवेचन मूलक प्रभाव जो कि आपको दुख करना से भर दे, इस तरह का प्रभाव अंत में उत्पन्न होता है। प्रारंभ में कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत न आ पाएगी धनिया, होरी कहता है, और अंत में धनिया कहती है कि पैसे होते तो डॉक्टर को बुलाती। यानी कि 3 बच्चे उनकी मृत्यु हो गए और दवा दारू नहीं करवा पाए वो, और अंत में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो शुरुआत में दिखाया गया है, अंत में उन्हीं भावों को फिर से एक तरीके से प्रूव कर दिया गया, जस्टिफाई कर दिया गया है कि नहीं, जो चीज़ सोचता है उससे बाहर चीज़ें नहीं हो पाती, वही चीज़ हुई। आरंभ में कहता है गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी, अंत में कहता है गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो आप शुरू से अंत तक एक भाव से बंधे रहते हैं और आपको उसकी चरमावस्था भी दिखाई देती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या गोदान होरी की त्रासदी कही जाएगी या धनिया की कही जाएगी या कृषक जीवन की त्रासदी कही जाएगी, किसकी त्रासदी कही जाएगी? यदि हम बात करते हैं तो पाते हैं कि गोदान जो है यह होरी की त्रासदी तो है ही, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि यह धनिया की ज़्यादा बड़ी त्रासदी है, होरी से ज़्यादा धनिया की त्रासदी है। शुरुआत में ही उपन्यास का एक लिखा गया, एक पंक्ति लिखी थी कि विपन्नता का अथाह सागर में सुहागी वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी धनिया, और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। तो दुख किसे झेलना पड़ा? धनिया को। तो धनिया की त्रासदी कही जाएगी। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया। कुछ ने कहा कि यदि होरी महत्वाकांक्षा नहीं पालता तो शायद साधारण जीवन अच्छे से जी सकता था। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह कृषक जीवन की त्रासदी है गोदान? तो गोदान को पढ़ते समय हम पाते हैं कि यह कृषक जीवन का एक बहुत ही घनीभूत वर्णन करता है।
किस प्रकार से साहूकार, जमींदार, पूंजीपति, धर्म मर्जाद, बिरादरी का आतंक फैला हुआ है और लोग उनसे परेशान होकर, यानी आम किसान परेशान होकर वो अपने जीवन को सही तरीके से जी तक नहीं पाता है, शोषण का शिकार हो रहा है, हर तरफ से शोषण उनका हो रहा है और वह शिकार होकर विरोध तक नहीं कर पाता है और जीवन की एक छोटी सी लालसा नहीं पूर्ण हो पाती है और वह असामयिक मृत्यु में चला जाता है और उसकी मृत्यु से किसी को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो कहने का अर्थ यह है कि यह कृषक जीवन का यदि त्रासदी कही जाएगी तो ये भी चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल त्रासदी कही जा सकती है। यानी कि इसे यदि ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए, हम कहेंगे हाँ त्रासदी है, होड़ी की त्रासदी भी है, धनिया की त्रासदी है और कृषक जीवन की भी त्रासदी है। गोदान कृषक जीवन का जो वर्णन किया गया है, जो एक सामान्य किसान के का वर्णन किया गया, आज भी हम पढ़ते हैं कि किसानों ने आत्महत्या की, आज भी हम पढ़ते हैं। तो क्या सिचुएशन बदल गया? क्या समस्याएं खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई है। और जो गोदान में समस्या उठाया गया तो वो समस्या आज भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से विद्यमान है। आज भी बहुत सारी समस्याएं आज भी विद्यमान है। तो गोदान उसकी भी त्रासदी कही जाएगी, लेकिन फाइनली कंक्लूजन के आधार पे यदि हमें लिखना पड़े और बोलना पड़े तो हम कह सकते हैं कि गोदान जो है वह बिल्कुल एक त्रासद रचना है, एक ट्रेजिडी है, एक दुखांत रचना है, जिसको पढ़ने के बाद अंत में आपके मन में एक ऐसा भाव जगता है कि आप सोचने को विवश हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इस तरह के भाव आते हैं। तो गोदान अपने आप में एक त्रासदी है। तो गोदान किसकी त्रासदी है ये भी हमने समझा और अगली कक्षा में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे गोदान के ही किसी बिंदु पर। और कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।